When we talk about biocontrol agents, the first thing that comes to our mind is कि biocontrol agents का मतलब ये हो जाएगा कि biological organisms का use करना. That means biocontrol is actually a method of using biological organisms or biological methods to control the insects and pests or to control the disease causing organisms. तो इसमें होता क्या है कि कुछ माइक्रोब्स के माइक्रोबियल कैटेगरीज ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरे इंसेक्ट्स एंड पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड और दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज बायोकंट्रोल एजेंट्स. नाउ अगर जब हम ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड ऑफ फार्मिंग की बात करते हैं तो कन्वेंशनल मेथड ऑफ फार्मिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. तो उसमें हम इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं व्हिच इज एक्चुअली हार्मफुल टू आवर एनवायरनमेंट. दैट मीन्स ये सॉइल को तो एनवायरनमेंट होता है हार्मफुल होता ही है, but they are also harmful to the crops or to the fruits or the vegetables or the any kind of farming techniques जो हम use कर रहे हैं for growing crops or fruits or vegetables. तो ये eco friendly तो होते नहीं हैं, they are very much harmful not only to the soil but they are also harmful to the groundwater also. So इस conventional method of farming में basically involved जब हम करते हैं insecticides and pesticides को, तो वो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स जो एक्ट करेंगे स्पेसिफिक इंसेक्ट्स एंड पेस्ट पे, वो उनको कंप्लीटली इरेडिकेट कर देते हैं एनवायरनमेंट से. दे कंप्लीटली एलिमिनेट दोज इंसेक्ट्स एंड पेस्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट. एंड ये कहीं ना कहीं हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को या बायोडाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं हैम्पर कर देता है, क्योंकि हमारी जो इकोसिस्टम या जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है वो फूड चेन्स एंड फूड वेब से कनेक्टेड होती है. एंड दीज इंसेक्ट्स और पेस्ट दे एक्चुअली कम्स अंडर फूड चेन. तो ये अगर कम्प्लीटली इरेडिकेट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है. सो इन ऑर्डर टू क्रिएट और इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंप्लीट एलिमिनेशन और द कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ सच काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, एक ऐसा मेथड डिवाइस किया गया या ऐसा तरीका डिवाइस किया गया कि जहाँ पर ये जो इंसेक्ट्स एंड पेस्ट हैं उनके लेवल्स को हम इस तरीके से मैनेजेबल लेवल्स में रखें so that they do not completely get eradicated from the environment. completely eradication भी नहीं होगा इनका, and ये कहीं ना कहीं हमारे जो fruits हैं या vegetables हैं या जो crops grow कराते हैं farmers, उनको भी ये harm नहीं पहुंचाएंगे. so organic farmers ने for the very first time ये टेक्निक को सोचा था कि भाई किसी तरीके से हम एक ऐसा तरीका करें कि ये इंसेक्ट्स एंड पेस्ट हमारे एनवायरनमेंट में परसिस्ट करें, but that too to a manageable level or to a manageable extent, and they couldn't harm the crops or the vegetables being grown in the land. So this was about biocontrol agents. So organic farmers ने microbes as biocontrol agents का method involve किया so that these population of insects and pests can be kept at manageable levels और ये harm भी ना पहुंचाए और हमारी ecosystem की diversity भी maintain हो सकती है. So some of the examples of this microbes that are used as biocontrol agents can be So ladybirds and dragonflies that comes under the insect categories, they are used to get rid of aphids and mosquitoes. This is the very first example of the microbes that can be used as biocontrol agent.
The second example is that of Bacillus thuringiensis. The second example is that of a bacteria which is Bacillus thuringiensis that is used to control the population of butterfly caterpillars. होता यह है कि ये जो Bacillus thuringiensis होते हैं bacterium, these bacterium they are actually available as dried spores in sachets. ये पैकेट्स में स्पोर्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं एंड फार्मर्स इनको ऑब्टेन करते हैं, खरीदते हैं एंड दे मिक्स दीज स्पोर्स इन वाटर और मिक्स करके उन वालरेबल प्लांट्स जो होते हैं जिनमें कि डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उन वालरेबल प्लांट्स में इनको स्प्रे करते हैं एंड एज सुन एज ये जो कैटरपिलर्स होते हैं या जो इंसेक्ट के जो लार्वी होते हैं उन लीव्स को खाना शुरू करते हैं या उस प्लांट पार्ट को खाना शुरू करते हैं दैट ऑलरेडी हैव द प्रेजेंस ऑफ दैट टॉक्सिन. तो ये एक तरीके से टॉक्सिन जो होती है या Bacillus thuringiensis की जो टॉक्सिन होती है वो उनके गट लार्वी में रिलीज हो जाती है, गट में रिलीज हो जाती है एंड कहीं ना कहीं उनका फिर डेथ कॉज कर देता है. तो ये जो टॉक्सिन हो जिसको ये रिलीज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज बीटी टॉक्सिन. So the toxin kills the larvae and that's how the population of the larvae gets controlled. A number of plants have been produced with the help of this technique and in which one of the best example is that of BT cotton. BT cotton plant एक ऐसा plant है जिसको सबसे ज़्यादा widely produce किया गया है इसी टेक्निक से यानी कि Bacillus thuringiensis के टॉक्सिन को यूज करके BT cotton plants have been produced. The third example is that of a fungus which is Trichoderma, which is effectively found in the root ecosystems of the plant. The root ecosystems of plant में commonly पाया जाता है and it is used to control and it is used as a biocontrol agent for several plant pathogens. The fourth example and the last example of this topic is the baculovirus, which acts as a biocontrol agent for insects and arthropods. Now, this baculovirus belongs to the category of genus which is Nucleopolyhedrovirus. And the peculiarity of these viruses is that कि ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं और नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस के होते हैं. तो ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर इंसेक्ट या पेस्ट पर एक्ट करेंगे या टारगेट करते हैं जिसके लिए ये मेंट होते हैं. दे डू नॉट हार्म एनी अदर प्लांट और मैमल्स और फिशेस और बर्ड्स जो कि इनके नॉन टारगेट साइट्स होते हैं. सो जो इनके नॉन टारगेट होते हैं ये बिल्कुल भी उनको हार्म नहीं पहुंचाते हैं एंड दैट्स हाउ दिस प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एक्चुअली कम्स अंडर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स.
which is also called IPM. So इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का मेन फंक्शन यही है, मेन फोकस ये रहता है कि जो भी स्पीशीज हैं या जो भी टारगेट साइट है, जो इंसेक्ट किसी प्लांट को अगर हार्म पहुंचा रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी या क्वांटिटी को डिक्लाइन कर रहा है, तो सिर्फ ये उस पर एक्ट करेंगे एंड दे विल नॉट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम एंड वो उसको मेंटेन करके चलेंगे. So this is all for today, for today's lecture. In the next lecture we will deal कि किस तरीके से माइक्रोब्स जो है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसको किस तरीके से यूज किया जा रहा है एंड किस तरीके से there are a lot number of examples that are being lot number of microbes that are being used as a potent weapon for controlling the diseases and pests और वो एक तरीके से किस तरीके से यूज होंगे for as a weapon for organic farming. So this is all for today. Thank you.